एक महिला अपनी 12 साल की बेटी के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसने पूरी कहानी बयां की। जब पुलिस के सामने कहानी बयां करती है तो पुलिस इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लेती जितना पुलिस को वो मामला गंभीरता से लेना चाहिए था। हालांकि जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती है उस व्यक्ति को भी थाने बुलाया जाता है, उसको बहुत बुरी तरह से लताड़ा जाता है, डपटा जाता है, फटकारा जाता है और कहा जाता है कि भविष्य में कभी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। यदि घटना होती है तो तुम्हारे खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जैसे महिला ने ये बात सुनी, महिला ने कहा कि साहब, जुर्म तो बहुत बड़ा है लेकिन आप सिर्फ उसको डांट फटकार रहे हैं, कुछ इसके खिलाफ बड़ा एक्शन जरूर लीजिए ना। लेकिन वो महिला बार बार कहती है और पुलिस शायद उतनी ईमानदारी से, उतनी शिद्दत से वो काम नहीं कर रही थी, इसलिए वो महिला अपनी बयां करके अपनी पूरी कहानी को और वहाँ से चली जाती है। यहाँ से जाती जरूर है लेकिन उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है उसके बाद देश का यानी कि इंडिया का ऐसा कोई बड़ा से बड़ा अखबार नहीं था जिसने अपने वेब पोर्टल पे इस पूरी कहानी को बयां नहीं किया। और जितने लोगों ने भी इस कहानी के बारे में जाना, इसके बारे में लोगों ने जानने की उत्सुकता जाहिर की, उसके बाद फिर लोगों ने यही कहा कि जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। हालांकि कुछ तबका ऐसा भी था जो इस घटना को लेकर विरोध में उतर आता है। वो कहता है कि इस व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए था और कानून के सहारे से ही अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी। ये कोई तरीका नहीं होता है लड़ाई लड़ने का। लेकिन बड़ा तबका उस फैसले के पक्ष में जाता है। आगे होता क्या है क्या नहीं, ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिसने भी ये कहानी सुनी थी वो लोग सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है कुवैत से। दरअसल कुवैत से 11 दिसंबर 2024 को एक यूट्यूबर जो कि वहाँ पर वर्क भी करता है, पैसे कमाता है और पैसे कमाने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण भी करता है, साथ ही वो शौकिया तौर पर यूट्यूब पर वीडियो भी बनाता है। जैसे ही 11 दिसंबर 2024 को अपने सोशल मीडिया पर उसने एक वीडियो अपलोड किया। उस वीडियो अपलोड होने के बाद इंडियन जो मीडिया होती है उस मीडिया ने अपने अपने तरह से उस रिपोर्ट को कवर किया और उसके बाद फिर पुलिस इस जुगत में जुट जाती है कि किसी तरकीब से इस व्यक्ति को हिरासत में ले जाए और इससे मामले की जांच पड़ताल की जाए। दरअसल वो कहानी सुनाता है, वो बताता है कि करीब 15 साल पहले आंध्र प्रदेश का एक ज़िला लगता है अन्नामैया, उसी का एक गांव लगता है कोथमंगम। कोथमंगम पेटा का रहने वाला वो व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग अभी फ़िलहाल 37 साल के आसपास है, अब से लगभग 15 साल पहले वो यहाँ इंडिया से सीधा कुवैत जाता है और कुवैत जाने के बाद अपना जो वर्क करता था उससे जो पैसे मिलते थे अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इसी बीच में उसकी शादी हो जाती है। शादी के लिए वो इंडिया आता है। इंडिया आने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। कुछ समय पत्नी के साथ बिताने के बाद अपनी पत्नी को भी वो कुवैत लेकर पहुंच जाता है। अब वो कुवैत में रहना सहना शुरू कर देता है। ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, अच्छी खासी चल रही थी। इसी बीच में उसको एक बेटी पैदा होती है। लेकिन बेटी जब पैदा होती है तो उस बेटी का वो पूरी तरह से ख्याल नहीं रख पा रहे थे। इसके लिए उन्होंने सोचा, क्योंकि पत्नी भी वहाँ वर्क कर रही है, पति भी वर्क कर रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को सीधा इंडिया भेज दिया। इंडिया आने के लिए उस लड़के ने अपनी बेटी को ससुराल भेज दिया ताकि वो उसकी परवरिश ठीक से कर सकें। और वो उसके जो ससुराल वाले थे उस बेटी का अच्छे से परवरिश कर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उन्होंने भी असमर्थता जताई कि हम अब आपकी बेटी की परवरिश ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम इसका इंतज़ाम कहीं दूसरी जगह करो। उस व्यक्ति ने अपनी साली, जिसका नाम लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी से बातचीत करता है। कहता है कि लक्ष्मी, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी बेटी का ख्याल इंडिया में रखोगी तो मैं तुम्हें जो भी पैसे होंगे वो पैसे भेजता रहूँगा और आर्थिक रूप से तुम्हारी मदद करता रहूँगा। लक्ष्मी ने कहा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। वो बेटी जब 12 साल के आसपास की हो जाती है, लगभग 11 साल के आसपास की, तब वो अपनी मौसी के साथ रहने लगती है, लक्ष्मी के साथ। लक्ष्मी के साथ रह रही थी, उसकी बहुत अच्छे से परवरिश होती है। माँ और बाप समय समय पर अपनी बेटी से बातचीत भी किया करते थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अचानक ही एक दिन लक्ष्मी का कुवैत फ़ोन पहुँचता है और फ़ोन कुछ इस तरह से पहुँचता है कि हम अब आपकी बेटी की जो भी देखभाल कर रहे थे वो देखभाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अपनी बेटी को कहीं भी लेके जाओ, किसी के पास भी छोड़ो, हम उसे नहीं रख सकते। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति को जो कुवैत में बैठा हुआ है उसकी पत्नी को ये बात पता चलती है, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, अचानक से बेटी को ये वापस भेजने की बात क्यों कर रहे हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं जाती हूँ और जाकर देखती हूँ, अपनी बहन से बातचीत करूँगी, लक्ष्मी मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं टालेगी। अब वो अपनी बहन लक्ष्मी के पास जाती है। लक्ष्मी से जैसे बातचीत करती है तो लक्ष्मी से कहती है कि तुम इसे अपने पास कुछ दिन के लिए और रख लो, ये थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, थोड़ी समझदार हो जाएगी, तब इसे हम अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी ने साफ मना कर दिया। उसका जो पति होता है वेंकट रमन, उसने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं अब आपकी बेटी को अपने पास
नहीं रख सकता, इसलिए आप इस बेटी को यहाँ से लेके जा सकते हैं, हमें अब ये नहीं रखनी है। इस तरह की जब असमर्थता उसने जताई, साथ ही जब 12 साल की बेटी से माँ मिल रही थी तो बेटी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी, वो बिल्कुल चुपचाप थी, एकदम शांत थी, इतनी शांत कि बोल जो भी उसके मन में था, उसके दिल में था, उसे बता पाने में वो असमर्थ हो रही थी, परेशान हो रही थी। माँ ने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाया, उसे घर लेके जाती है, खूब सारा जो भी उसे प्यार करती है, उसकी जो भी मनपसंद की चीज़ें होती हैं वो खिलाती है, पिलाती है, उससे बातचीत करती है, कहती है कि तुम इतनी उदास तो कभी नहीं थी, इतनी उदास क्यों हो, क्या मौसी के यहाँ से आने का तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। वो बार बार इस बात पर कोई जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ ने अपनी बेटी को जब बार बार उसे प्यार से, पुचकार से, दुलार से जब पूछा तो बेटी ने जो कहानी सुनाई उसकी माँ सुनकर हैरान हो जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल लक्ष्मी का जो ससुर होता है वो शारीरिक रूप से विकलांग होता है, और एक दिन ऐसा था कि जब लड़की सो रही थी अपनी जगह पर, तभी उसी बीच में घर पे कोई था नहीं और लक्ष्मी के ससुर ने उस 12 साल की लड़की के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया। जब उस लड़की ने विरोध करने की कोशिश की तो उस विकलांग आदमी ने उस लड़की को इतना डराया, धमकाया, कहा कि ये बात अगर तुमने किसी से बताने की कोशिश की तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो बेटी डर जाती है और अपनी इस बात को किसी से कह नहीं पाती, लेकिन जो उसके साथ हुआ था, उसके साथ होने के बाद वो वैसे खिलखिला के उस घर में नहीं रह पा रही थी जैसे वो पहले रह रही थी। मौसी समझ जाती है कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो शायद ये बता नहीं पा रही है। मौसी ने बड़े प्यार से, पुचकार के, दुलार के साथ पूछा कि बेटा आखिरकार हुआ क्या है। तब उसने अपनी मौसी को पूरी कहानी सुनाई। जब मौसी को कहानी सुनाई तो हाथ तो तब हो जाती है जब उसकी इज्जत पे फिर से हाथ डाला जाता है। अब मौसी ने कहा कि शायद ये यहाँ रहेगी तो भविष्य में इसके साथ फिर से कुछ ना कुछ होगा, इसलिए मैं इसे इसकी माँ, इसके पिताजी के पास भेज देती हूँ। और यही बात उसने अपने पति से भी कहा कि किसी भी तरकीब से इस बेटी को यहाँ से वापस भेजो, लेकिन उसने उस अपने पति को नहीं बताया था कि उसके पिता ने कुछ बेटी के साथ इतना घिनौना गिरा हुआ काम किया है। अब जैसे ही उस लड़की, 12 साल की लड़की की माँ वापस इंडिया आती है, उसे पूरी कहानी पता चली जाती है। इसके बाद वो सीधा थाने पहुँचती है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन, क्योंकि वो अपनी बेटी के उस रेपिस्ट को सज़ा दिलाना चाहती थी और इसके लिए वो थाने जाकर बैठ जाती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्यों आई हो, क्या बात है। वो बताती है कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है और मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आई हूँ। लेकिन पुलिस उस मामले को पूरी ईमानदारी से नहीं लेती है और शायद इस तरह का ही आरोप लगता है, और यही वजह थी कि वो महिला बार बार कोशिश कर रही थी और पुलिस उस व्यक्ति को, जो आरोपी होता है, उसको बुलाते ज़रूर हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन जो उस पर धाराएं बनती, जो उस पर अपराध बनता, जो उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी, पुलिस ने शायद उतनी ईमानदारी से अपना काम नहीं किया। वो महिला अपनी बेटी के साथ चली जाती है। इसके बाद सीधा कुवैत पहुंचती है और कुवैत जाने के बाद अपने पति को पूरी कहानी बयां करती है। पति अंदर ही अंदर गुस्से में था, फपक रहा था, बहुत लाल पीला हो रहा था। वो जब भी उसने कहा कि अगर पुलिस इसकी पत्नी की बात नहीं सुनी है तो शायद वो भी जाएगा, तो शायद नहीं सुनेगी। इसलिए एक दिन वो इंडिया का टिकट कराता है, इंडिया यानी कि आंध्र प्रदेश की उस जगह का टिकट कराता है जिसका नाम होता अन्नामैया। अन्नामैया जाता है। वहाँ जाने के बाद वो जगह लगती है ओबुल्लाबारी पल्ली, वहाँ पर जाता है। वो बुल्लाबारी पल्ली में वहाँ जाने के बाद वो व्यक्ति जिसने उसकी बेटी के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया था, जिसका नाम गुट्टा अंजू नेल्यू होता है, उसके वो पास जाता है। वो घर के बाहर सो रहा था और तभी उस व्यक्ति के पास एक लोहे की रोड होती है। उस लोहे की रोड से वो तब तक उस व्यक्ति को मारता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। हालांकि उसके चीखने का, चिल्लाने का उसको अवसर ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता, और वो जहाँ जिस स्थिति में सोया हुआ था, पड़ा हुआ था, उसी स्थिति में दम तोड़ देता है। 6 और 7 दिसंबर 2024 की मध्य रात्रि की ये घटना होती है। किसी को पता नहीं था। आसपास के लोग, जब उनकी आंखें खुलती हैं, जब लोगों ने देखा कि वो व्यक्ति जिसका नाम गुट्टा अंजनेल्यू होता है, वो अपनी चारपाई पर ऐसे पड़ा हुआ है, मरा हुआ है और चारों तरफ उसके ब्लड फैला हुआ था। उसके बाद लोग शोर मचाते हैं, मौके पर पहुंचते हैं, घर वालों को ये सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार गुट्टा की हत्या हुई कैसे। कोई भारी वस्तु लगातार इसको बार बार मारा गया था और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लेती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल में जुट जाती है, लेकिन जब पुलिस को कोई सुराग नहीं लगता। हालांकि पुलिस की जांच चल ही रही थी, लेकिन ये घटना होती है 6 और 7 दिसंबर 2024 की मध्य रात्रि की घटना होती है। लेकिन 2-4 दिन के बाद 11 दिसंबर 2024 को जैसे सोशल मीडिया पर कुवैत से डाला गया एक वीडियो वायरल हो जाता है, तब आंध्र प्रदेश की जो पुलिस होती है, अन्नामैया, वो थोड़ा सक्रिय होती है और उस घटना में पता चलता है कि जो 37 साल का वो व्यक्ति है जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ है,
उसने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। अब पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें कर रही है, क्योंकि जो व्यक्ति विदेश चला जाता है तो विदेश से किसी व्यक्ति को वापस अपने इंडिया लाने के लिए एक तरह की कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, उस प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यदि इस प्रक्रियाओं से गुजरेंगे तो शायद बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति ने बड़ी हिम्मत जुटाते हुए, ये बताते हुए, सब लोगों को जताते हुए कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ और मैंने ये काम किया क्योंकि मुझे कानून पर भरोसा नहीं था, इसलिए ये सब काम किया। अब उसने ये भी कहा क्योंकि जब वक्त आएगा तो वो अपने आप को सरेंडर भी कर देगा, क्योंकि उसने जो कानून का उल्लंघन किया है वो नहीं चाहता कि जो हुआ है वो आगे भी किसी के साथ ऐसा हो। अब फिलहाल पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी है। वो गिरफ्तार कर पाएगी या फिर उससे पहले ही वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा, ये तो खैर भविष्य के घर में छिपा है, जो भी होना है। लेकिन जिस तरह की ये घटना होती है उसके बाद कुवैत या फिर विदेश में नौकरी करने वाले लोगों के दिमाग में ये बात पहुंचती है, और जिसने इस पूरे घटनाक्रम को सोशल मीडिया के माध्यम से जाना समझा, वो लोग बड़ी संख्या में इस व्यक्ति के फैसले के समर्थन भी करते हैं। कहते हैं कि इसने बहुत ही अच्छा काम किया है और कोई भी बाप इसने अगर ऐसा करता है तो उससे क्या बुराई है। लेकिन ये सरासर कानून का उल्लंघन है। इसलिए एक तबका ऐसा भी है जो इस घटनाक्रम को लेकर कह रहा है कि अगर पत्नी की बात पुलिस ने नहीं सुनी थी तो उसे खुद आना चाहिए था, उसके बाद उच्च अधिकारियों के पास जाना चाहिए था। यदि उच्च अधिकारी भी ना सुनते तो फिर उससे ऊपर की शिकायत करनी चाहिए थी। लेकिन उसने ऐसा ना करके कानून को तोड़ा है, और कानून के तोड़ने वालों के साथ कैसा काम होता है, कानून अपना काम करेगा ही। लेकिन जो भी हो, वाकई हुआ उस बेटी के साथ गलत था, और माँ बाप के शायद भविष्य में उस पिता को भी काफ़ी वक्त तक सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है, ताकि पता नहीं क्या होगा आगे क्या नहीं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि अपनी बेटी, चाहे आप किसी भी कितने से कितने खास व्यक्ति के पास उसको छोड़ के जाएं, उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए। क्योंकि बेटियों की जो सुरक्षा होती है, आप तो जानते ही हैं कि उनको लेकर कितनी असुरक्षा की भावना भी बनी रहती है, माँ बाप के लिए भी है। और वैसे भी उनके साथ कब कौन सी घटनाएं हो जाएं, वो सिर्फ माँ बाप या परिवार के बीच में रहेगी तो ज़्यादा सही होता है। इस तरह से बेटी को नहीं छोड़ना चाहिए था, चाहे वो कितने ही भरोसेमंद व्यक्ति क्यों ना थे। दोस्तों, जाते जाते ये बस्ती के रहने वाले हैं रविंद्र कुमार, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अंजुम खान मेवात से हैं, अबू शहमा संत कबीर नगर से हैं, मथुरा से संजय चौहान, दानिश कयूम, इमरान सिद्दीकी दनोल खान हैदराबाद से हैं, हर्ष गया बिहार के रहने वाले हैं, शनि कुमार नालंदा से हैं, मोहम्मद अजीम फर्रुखाबाद से, और प्रदीप त्यागी मेरठ के रहने वाले हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।